नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश हैं आज की कुछ खास खबरें। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नोएडा में मीडिया क्लब के नए भवन का उद्घाटन हुआ। साथ ही स्मृति वन में शहीद स्मारक का लोकार्पण भी किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन और कोविड काल में शहीद हुए पत्रकारों के लिए सेक्टर 72 स्थित स्मृति वन में बनाए गए राष्ट्रीय स्मारक का देश और विदेश के वरिष्ठ पत्रकारों ने लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, पूर्व मंत्री और सांसद डीपी यादव, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, रालोद नेता त्रिलोक त्यागी, युग करवट के प्रधान संपादक सनात मियाँ, चेतना मंच के संपादक रामपाल सिंह, जय हिंद जनाब के संपादक मोहम्मद आज़ाद, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, नोएडा मीडिया क्लब के अध्यक्ष पंकज पराशर, युग करवट के नोएडा प्रभारी सुरेश चौधरी, मुखराम सिंह, रिंकू यादव, विनोद शर्मा, मनोज त्यागी, संतोष सिंह, लोकेश चौहान, दिनेश शर्मा, भूपेंद्र चौधरी, रविंद्र जयंत, इमरान, विकास, हिमांशु, राजकुमार चौधरी, अभिमन्यु पांडे, विनोद कुमार सिंह, जगदीश शर्मा, देवेंद्र बसोया, शिवचंद्र, सौरभ राय, त्रिलोक शर्मा, फोरनवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, इकबाल चौधरी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें जिलाधिकारी आर.के. सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला समेत अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सबसे पहले गांधी जी और शास्त्री जी की तस्वीरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर डीएम आर.के. सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा के मार्ग को चुना और जीवन भर उसी पर चले। उनके द्वारा किए गए आंदोलनों ने देश के जन जन में देशभक्ति की भावना को जागृत किया था। सारी बाधाओं को पार करते हुए तत्समय भी विश्व के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी का जो फैमिली बैकग्राउंड था आप सभी को पता है, सभी जानते हैं। इसके बावजूद कैसे देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से एक लगन, निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी व्यक्ति को उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। ये इन दो महापुरुषों की जीवनी से यह संदेश मिलता है। कार्यक्रम में अधिकारी शुभांगी शुक्ला ने कविता का पाठ भी किया। एडीएम-एफ विवेक श्रीवास्तव ने लोगों को गांधी के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य को करते रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान यूनियन ने यूपी गेट पर हवन किया। दरअसल 2018 में निकाले गए किसान मार्च में कुछ किसानों का निधन हो गया था। हवन के माध्यम से उनकी आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आज यूपी गेट पर हवन किया। दरअसल वर्ष 2018 में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पैदल किसान मार्च निकाला था। हरिद्वार से चलकर ये मार्च राजघाट तक पहुंचा था। इस दौरान रास्ते में कुछ किसानों की मृत्यु हो गई थी। दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए यूपी गेट पर हवन का आयोजन किया गया। साथ ही सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भी हवन में आहुति दी गई। किसानों के प्रति सरकार का रवैया बदलने के लिए सद्बुद्धि का संदेश भी किसानों ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट,
युग करवट। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। इस घटना की वीडियो भी वायरल हुई है। पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज थाना नंदगांव से संबंधित एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति पिंकी चौधरी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता कर रहा है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये थी कुछ खास खबरें। अब खबरों का पोस्टमार्टम। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिर बिहार में जातीय गणना जारी कर दी गई है। इसकी घोषणा हो गई है। बिहार की राजनीति में जातिगत जनगणना का मामला काफ़ी दिन से गर्म था। आज जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक बताई गई है। ये भी जानकारी दी है कि किस जाति की कितनी आबादी है। इसमें पिछड़ा वर्ग 27.12% बताया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, सामान्य वर्ग 15.52%। धर्म आधारित जनगणना की बात अगर हम करें तो हिंदू धर्म 81.99 यानी कि तकरीबन 82% हिंदू आबादी बिहार में रहती है। मुस्लिम आबादी 17.70% है, ईसाई 0.05% हैं, सिख 0.01% हैं, बौद्ध 0.08% हैं। इनमें अगर जाति की बात करें तो ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45%, भूमिहार 2.89%, कायस्थ 0.60%, यादव 14.26%, कुशवाहा 4.27%, कुर्मी 2.87%, तेली 2.81%, मुसहर 3.08%, सुनार 0.68%, मल्लाह 2.60%, बढ़ई 1.4%, कुम्हार 1.4%, पासी 0.9%, धोबी 0.8%, रविदास, मोची आदि मिलाकर 5.2% बैठती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद इस काम में लगी टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि आज गांधी जयंती के अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखते हैं। दरअसल जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराएगी। 2 तारीख को 2022 में 2 जून को इसकी स्वीकृति दे दी गई थी। अब नीतीश कुमार का कहना है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस आंकड़े को राजनीतिक दलों के सामने रखा जाएगा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो समझ लीजिए। बिहार में तकरीबन 82% हिंदू आबादी है। इस्लाम धर्म को मानने वालों की जो संख्या है वो तकरीबन 17.5% है। बाकी अन्य लोग हैं जो 1% से भी कम है। यहाँ ये आप समझ लीजिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा यादव जाति की जनसंख्या है, जो लगभग 14.26% है। पासवान जाति भी यहाँ अच्छी खासी मायने रखती है। दुसाध जाति भी 5.5% के करीब है। रविदास वर्ग के लोग 5.25% की संख्या के साथ तीसरे नंबर पर हैं।
तो राजनीतिक दलों को अब अपनी राजनीति जो है वो बदलनी पड़ेगी, रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री को विदेशों में जो उपहार मिले हैं उनकी अब नीलामी की जा रही है। ये नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू हुई है और 31 अक्टूबर तक चलेगी। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें हिस्सा ले सकता है नीलामी प्रक्रिया में। इसके लिए https:/pmmementos.government.in की साइट पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से लाइव नीलामी होगी। इसमें 100 रुपये से लेकर 64 लाख रुपए तक के सामान को खरीदने का मौका मिलेगा। ये उपहार आज से बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये जानकारी संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का ये 5वां संस्करण है। इसमें कुल 912 उपहारों को रखा गया है। नीलामी से जो धन मिलेगा उसका इस्तेमाल नमामि गंगे योजना में होगा। जो नीलामी की चीज़ें हैं उनमें पेंटिंग हैं, जटिल मूर्तियां हैं, स्वदेशी हस्तशिल्प और आकर्षक लोक और आदिवासी कलाकृतियां हैं। इन वस्तुओं में से कुछ को पारंपरिक रूप से सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में प्रदान किया जाता है, जिनमें पारंपरिक अंगवस्त्रम, शॉल, टोपी, औपचारिक तलवारें हैं। मोढेरा, सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसी वास्तुशिल्प की प्रतिक्रियाँ भी शामिल हैं। चंबा, रुमाल, पटचित्रा, ढोकरा कला, गोड कला, मधुबनी कला जैसी उल्लेखनीय टुकड़े स्थायी और गहन सांस्कृतिक सार को प्रतिबिंबित करते हैं, वो भी इसमें रखे गए हैं। प्रधानमंत्री को मिलने वाले सामान की जो नीलामी प्रक्रिया है ये जनवरी 2019 में पहली बार हुई थी और उसके बाद समय समय पर इसको करते रहते हैं। जो पीछे 4 नीलामी प्रक्रिया हुई हैं उनमें 7,000 उपहार लोग खरीद चुके हैं। 33 करोड़ रुपए अब तक ई नीलामी से आए। देश की राजधानी दिल्ली में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शादी की चाहत पूरी नहीं हुई तो दिल्ली पुलिस के हवलदार ने पूर्व महिला सिपाही की हत्या कर दी। ये महिला 2020 में पुलिस की नौकरी छोड़ चुकी थी। हत्याकांड का ऐसा जाल बुना गया कि 2 साल तक इस हत्याकांड का राज खुला ही नहीं। दरअसल ये बताते हैं कि मुखर्जी थाने में 20 अक्टूबर 2021 को 28 वर्षीय एक युवती के गुम होने की सूचना दी गई थी, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसमें बताया गया था कि 8 सितंबर 2021 को ये लड़की पीजी से गायब हो गई। ये लड़की 2014 में पुलिस में भर्ती हुई थी। उसकी तैनाती पीसीआर में रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उसने ये नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि उसका चयन यूपी में सब इंस्पेक्टर पद पर भी हो गया था। मुखर्जी नगर में रहकर वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जब वो लड़की गायब हो गई तो उसके बाद उसके परिवार वालों के पास कभी पंजाब से, कभी अलीगढ़ से, कभी मेरठ से, कभी दूसरे शहर से, किसी राज्य से अक्सर अरविंद नाम के एक व्यक्ति का फ़ोन आने लगा। वो ये कहता था कि उसने उस लड़की से शादी कर ली है और उसका परिवार उसके खिलाफ है, इसलिए वो डर से कहीं छुप कर रह रहे हैं। लेकिन परिवार ये कहता था कि लड़की से बात करा दो, तो वो फ़ोन काट देता था। दोबारा उस नंबर पर फ़ोन कॉल होती नहीं थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था। जब बेटी का कोई सुराग परिवार को नहीं लगा तो उन्होंने 12 अप्रैल 2023 को अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। इसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। पुलिस आयुक्त ने क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी। जब क्राइम ब्रांच ने पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले उन मोबाइल नंबर पर उनका ध्यान गया। जांच सिम के बारे में जांच की थी, पता चला कि वो फर्जी आईडी पर है, लेकिन उस पर राजपाल नाम के एक आदमी की फ़ोटो लगी हुई थी। राजपाल महिला के परिवार के करीबी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा के साले रॉबिन का दोस्त था। राजपाल ने पूछताछ की तो उसने रॉबिन का नाम बताया। जब पुलिस ने रॉबिन से पूछताछ की तो उसने सारा मामला ही खोल दिया। उसने बताया कि उसके जीजा सुरेंद्र ने ही लड़की की हत्या करके शव को गायब कर दिया। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को भी हिरासत में लिया। पहले उसने घटना में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन बाद में
स्वीकार कर लिया कि हत्या करने के बाद उसने यमुना में लड़की का शव फेंक दिया था। पुलिस ने उस लड़की के शव का कंकाल बरामद किया है। दरअसल जब ये महिला पुलिस में शामिल हुई थी और पीसीआर पर तैनात थी, तभी उसकी सुरेंद्र से जान पहचान हुई थी। सुरेंद्र भी पीसीआर पर ही तैनात था। सुरेंद्र शादीशुदा था, लेकिन वो उस लड़की पर, उस महिला पर शादी का दबाव बना रहा था। जब महिला ने इनकार कर दिया, तब उसने हत्या करके लाश को छुपा दिया। 2 साल तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा। महिला के गुमशुदगी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज थी। अब उसको हत्या में तब्दील किया गया। मानसिक विकार अब दुनिया भर में एक बीमारी बन चुका है, एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। इस पर अगर ध्यान न दिया जाए तो संपूर्ण शरीर पर इसका असर पड़ता है। स्ट्रेस, एंजाइटी के साथ शुरू होने वाली दिक्कत डिप्रेशन या अवसाद का रूप ले लेती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 28 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इसको लेकर जो जागरूकता लोगों में आनी चाहिए, उसको लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डिप्रेशन या अवसाद के शिकार लोगों पर किए गए अध्ययन से पता चला है कुछ लोग ब्रेकअप, नौकरी छूटने, जीवन के में तनाव के बाद अपने दुखों को दूर करने के लिए नशा शुरू करते हैं। नशा डिप्रेशन की किसी समस्या का समाधान नहीं है, किसी का हल नहीं है, किसी का इलाज नहीं है, बल्कि ये उसे लंबे समय के लिए बढ़ा देती है। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये कहता है कि डिप्रेशन में अगर आप आ गए हैं, आप अवसाद में हैं, तो अपने नज़दीकी लोगों से मिलिए, जुलिए, उनसे बात कीजिए। 1/3 लोगों में जो ये बीमारी आती है डिप्रेशन की, उसकी मुख्य वजह केवल निजी जिंदगी को लेकर निराशावादी होना है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के शहरों की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखिए यू करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए यू करवट समाचार पत्र। यू करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।